हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 4 चैप्टर आपका चौथा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस चैप्टर से आपका जितना भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका जितना भी है उन सभी प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं और इस चैप्टर से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं इसका जो PDF है, इसका PDF जो मैंने बनाया हूं आपको लिख कर बता रहा हूं, इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा। आपको वहाँ पे इसका मैं PDF डाल दूँगा, अभी डाल दूँगा। आप वीडियो आपको मैं डाल चुका हूँ या अभी देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, आ जाइए वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत, इसका नोट्स भी हम आपको दे देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बता दूं कि आप लोग कह रहे थे कि वीडियो डेली चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा। 7 बजे एक्टिव रहिएगा, आप लोगों को 7 बजे वीडियो मिल जाएगा। चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट सभी विषय का हम लोग करेंगे। तो चलिए, आपका अर्धनारीश्वर चैप्टर से आपका पहला प्रश्न यहाँ पर देखा जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है? अपना पक्ष रखें। मतलब इस चैप्टर में यहाँ पे बताया गया है कुंती और गांधारी के बीच जो हुई होती वार्तालाप बातचीत संधि की वार्ता, तो असंभव था कि महाभारत न मचता। तो इसी के बारे में महाभारत से और कुंती की गांधारी के बीच कुछ सहमत को आपको रख देना है, अपना पक्ष रख देना है, अपना पक्ष लिख देना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे आंसर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब हुआ, कृष्ण और दुर्योधन के बीच अगर संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ होता, उनके बीच ना होता, कुंती और गांधारी के बीच हुई न, मतलब कुंती और गांधारी के बीच होता तो यह महाभारत नहीं होता। लेकिन महाभारत होने का कारण था कि कृष्ण और दुर्योधन के बीच उनके वार्ता की संधि हो गया, इसलिए महाभारत हो गया। तो यहीं आपको कुछ पक्ष रखना है। तो यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। नारियों में इस भावना की फिक्र होने की संभावना बहुत प्रबल होती है कि दूसरी नारियों का सुहाग उसी प्रकार कायम रहे जैसा कि वे अपने बारे में सोचती है। ऐसा इसलिए नारियां पुरुषों की तुलना में कम कर्मठ एवं कठोर हुआ करती है। कुंती एवं गांधारी दोनों अपने अपने पुत्रों को राजा बनते देखना चाहती थी, लेकिन इतना तय है कि इसके लिए इतना बड़ा रक्त संहार वे कदापि स्वीकार नहीं करते। यही बात आपको लिख देना है। अगर जैसे कि यदि वार्ता की संधि कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत नहीं होता। आप लोग इतना बात लिख देंगे, उसमें लगा देंगे नारियों की यह कर्मश कठोर करती है। कुंती और गांधारी दोनों अपने पक्ष में पुत्रों को राजा बनते देखना चाहते थे, यही लिख देना, तो आपका आंसर यहाँ पे सटीक हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा मेरे साथियों। चलिए आगे हम लोग सेकंड प्रश्न देखते हैं और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए 2 नंबर आपके सामने है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी
क्या सार्थकता है? बताइए, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है बताइए। जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है, पाठ है आपका, उसकी कल्पना क्यों की गई है, यही बात बताना है। तो उत्तर में लिखिएगा, यहाँ पर देखिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना शंकर और पार्वती का एकाकार होने की आभासित स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए ऐसा कहा जाता है कि शारीरिक स्तर पर आत्माओं का अलग अलग मानव शरीर है, परंतु दोनों की प्रकृति अस्तित्व एक समान है। संसार के रंगमंच पर दोनों की युगल लीला के लिए शारीरिक रचना की है। पुरुष और प्रकृति के समान भूमिका का फलित स्वरूप संपूर्ण सृष्टि है। संसार की गतिविधि निरंतर चलती रहे, इसके लिए अर्धनारीश्वर कल्पना से उत्प्रेरित होकर कर्म क्षेत्र का आयोजन करना ही जीवन दर्शन है। इसे सफलीभूत बनाने के लिए हमें शिव और पार्वती का एकाकार रूप प्रेरणा लेनी चाहिए। अर्धनारीश्वर चैप्टर में आपको बताया गया, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि अर्धनारीश्वर चैप्टर में देखिए शिव और पार्वती का कल्पित रूप लिया गया है। शिव और पार्वती का कल्पित रूप लिया गया है। आधा शिव जी का और आधा पार्वती जी का है। आधा शिव आधा पार्वती, इसलिए अर्धनारीश्वर। अर्ध मतलब आधा, नारीश्वर मतलब नर नारी की आधा रूप को लिया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जमाई आ रहा है, तो बहुत मेहनत हो रहा है आप लोगों को पीडीएफ बनाने में। मैं आपको क्या बताऊं, देखिए इतना देह टूट रहा है, हम आपको क्या बताएं। ठीक है, तो यही आपको बताना है अर्धनारीश्वर कल्पना क्यों की गई है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आगे 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर के असंतुष्ट हैं, यही आपको बताना है। रविंद्रनाथ प्रसाद जी और प्रेमचंद्र जी के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है। दिनकर जी मतलब दिनकर क्यों असंतुष्ट है, दिनकर जी के बारे में कुछ आपको यहाँ पे बताना है, दिनकर को क्यों असंतुष्ट हैं। देखिए उत्तर में लिखिएगा, यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर लिखिएगा आप लोग। देखिए रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और दिनकर जी नारी के प्रति विचारों का घोर विरोध करते थे। देखिए रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और दिनकर जी नारी के प्रति विचारों का घोर विरोध करते थे, मतलब उन लोगों को बातों को काटते थे, विरोध करते थे, रोकते थे। ठीक है, उनका कहना है कि इन महान साहित्यकारों के विचारों में नारी मात्र भोग्य बनकर रह गई। भोग्य खाई नारी को यूज कीजिए, बस वहीं भोग, नारी को यूज कीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत गलत व्यवहार था, अभी वही चल रहा है, नहीं करना चाहिए। नारी के प्रति कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको मार धार पीट पाट, उसको सुख शांति से रहना चाहिए। इन्हें तो खाली भोग बनकर रह गई। नारी वासनात्मक भूख है, देखिए नारी वासनात्मक भूख का साधन है। जब आपको मन करे तो नारी के प्रति यूज कर लीजिए या छोड़ दीजिए, मतलब नारी के वासनात्मक भूख लग गई तो भूख का साधन है। भूख लग गई मतलब मन करे तो यूज कर लीजिए, छोड़ दीजिए, वैसा बात हुई ना। नारी को व्यवहार देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। देखिए वह सुंदर कामिनी है, पुरुष और नारी को एक होने की कभी कल्पना नहीं की, अपितु दूर से उसके दैहिक अस्तित्व से संबंध रखने के लिए चिंतन करते हैं। इसी रूप में देखकर अपनी रचनाओं में उसे वर्णित करते हैं। ठीक है, वर्णित करते हैं, यही बात बताए थे। चलिए इसको थोड़ा और आगे देखते हैं, क्योंकि कट जाएगा नीचा। आगे देखिए, यहाँ से ऊपर देखते हैं। उसके बाद है, इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रसाद जी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। प्रेमचंद्र ने कहा, देखिए प्रेमचंद्र ने यहाँ पे क्या बोले हैं। प्रेमचंद्र ने कहा, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। मतलब पुरुष आदमी, मतलब हम लोग मर्द
मर्द अगर मेहरारू का रूप लेगा तो वह देवता बन जाता है। मतलब पुरुष नारी, नारी मतलब औरत का अगर रूप लेगा, औरत का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। किंतु नारी मतलब औरत जब नर यानी मनुष्य पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। किसने कहा है? प्रेमचंद्र ने कहा है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे, अगर नर यानी हम लोग पुरुष नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, और नारी पुरुष के गुण लेता है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह बात किसने कहा? तो प्रेमचंद्र ने कहा। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, पहले यहाँ प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पे अगला है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? यह प्रश्न VVI प्रश्न है, क्योंकि पूछा जा चुका है 3-4 बार। कहीं पूछ दे तो आप लोग इस प्रश्न पर थोड़ा अच्छे तरह से ध्यान देंगे। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? चलिए इसका उत्तर नीचे देखते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे देखिए नीचे है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। नीचे उत्तर है इसका, यहाँ पे उत्तर देखिए। उत्तर होगा इसका आंसर, पुरुष जो गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है। देखिए, पुरुष जो गृहस्थ अवस्था मतलब घर की अवस्था में जब मतलब घर चलाने लायक हो, गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं, उन्हें प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नारियों को गले से लगाया, नारियों को सम्मान दिया। प्रवृत्ति मार्ग जीवन में आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है। यह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया माया सही शून्यता का भंडार है। प्रवृत्ति मार्ग स्वस्थ जीवन की स्वीकृति मार्ग है। देखिए, प्रवृत्ति मार्ग स्वस्थ जीवन की स्वीकृति मार्ग है। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, बुद्ध ने कुछ बात बोले हैं, ऊपर कर देते हैं तो अब हम लोग देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे बुद्ध ने कुछ बोले हैं। बुद्ध के बात पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए, बुद्ध महावीर कबीर आदि संत, देखिए बुद्ध महावीर कबीर आदि संत एवं महात्मा निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। उन लोगों ने निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। निवृत्ति मार्ग से नारी की मन मर्यादा गिरती है। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब व्यक्तित्व मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना माने जाने लगी। मतलब बुद्ध जी, महावीर जी, कबीर जी, ये सब बात संत लोग बोलते थे। वो लोग तो शादी विवाह नहीं करते थे, तो क्या थे ब्रह्मचार से, इसलिए निवृत्ति मार्ग उन लोग अपनाया था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड, चल देख लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न, छोटा प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? देखिए, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, यह आंसर इसका बताना है कि बुद्ध ने आनंद से अपने बारे में, चाहे नारियों के बारे में क्या क्या बतलाए हैं। देखिए उत्तर लिखिएगा। बुद्ध ने एक दिन आयुष्मान आनंद से पश्चाताप भाव व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने अपने संग में नारियों को भिक्षुनी यानी सन्यासिनी होने का अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। मैंने जो धर्म यानी बौद्ध धर्म चलाया था वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, पर अब 500 वर्षों तक चल पाएगा। बुद्ध ने आनंद से यही बात कहे थे कि मैंने नारी को प्रस्ताव भाव व्यक्त करते हुए मैंने अपने संग में नारियों को भिक्षुनी यानी सन्यासिनी होने का अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। मैंने जो धर्म बौद्ध धर्म चलाया था वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वह 500 वर्षों तक चल पाएगा। बुद्ध ने आनंद से यही बात बोले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग प्रश्न, छठा प्रश्न देखते हैं। अपना हिंदी बुक में प्रश्न देकर इसका देख सकते हैं। 1 2 3 4 करके आपको बुक का हिंदी में भी बताया गया है। चलिए छठा प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने है। छठा प्रश्न है, देखिए स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मानसा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? VVI प्रश्न। फ्रेंड्स, यह प्रश्न मोस्ट VVI है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोग इस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिएगा। इस
क्वेश्चन पर, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पूछा भी गया है। देखिए नीचे वाला जो प्रश्न दिख रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए उत्तर देखिए, इसका आंसर लिखिएगा। इसका स्त्री को अहेरी ने नागिन को जादूगरनी कहने के पीछे क्या मानसा होती है, क्या ऐसा कहना संभव उचित है, क्या ऐसा कहना उचित है, इसका उत्तर लिखिएगा। देखिए आज एक नारी की अवहेलना कई तरह से की गई है। बर्नार्ड शो नारी ने नारी को अहेरिन तक माना है। बर्नार्ड शो नाम याद रखिएगा। बर्नार्ड शो नारी ने नारी को अहेरिन तक माना है, जिससे अहेर को बचकर निकलना पड़ता है। इसी प्रकार काव्य जगत में नारी को नागिन और जादूगरनी समझा गया, पर नारी के संबंध में कही गई यह सारी बातें झूठी है। ये बात से झूठी है। नारी को स्त्री को अहेरिन नागिन जादूगरनी कहने की क्या बात है, सब बात झूठी है। इसके पीछे पुरुष की मानता उसे दुर्बल बनाए रखना है। पुरुष मानता है कि उसको दुर्बल बनाया जाए, कि नारी को हम लोगों से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कि नारी को दुर्बल बनाया जाए, यह सब बात कहा जाता था पहले, लेकिन यह सब बात झूठी है। आप लोग नारी हैं तो आप लोग घबराइए मत, यह सब बात झूठी है। यह सब बात के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि पुरुष आप लोगों को चाहता है, नारी को चाहता है पुरुष कि उन लोगों को दुर्बल बनाए रखे। यही बात बताया गया है। विकार यदि नारी में है तो पुरुष में भी है। इसी प्रकार गुण भी दोनों में ही है। बात सही है, दोनों में गुण है भाई। नर और नारी दोनों में गुण है। विकार की यदि नर और नारी दोनों में गुण है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग स्त्री को अहेरिन, चाहे नारी को अहेरिन, नागिन या जादूगरनी कहने के पीछे कारण क्या है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न थोड़ा लंबा है, तो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ से पहले देख लेते हैं, तब आगे हम लोग देखते हैं। 7 नंबर देखिए प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? ये भी प्रश्न मोस्ट VVI है, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा इस पर फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा उत्तर में, कृषि का विकास नारी की स्वाधीनता का बाधक बना। कृषि विकास से पुरुष और नारी के कार्य क्षेत्र को प्रभावित किया है। यहाँ पे नहीं किया होगा, किया नहीं होगा, किया होगा यहाँ पे, ठीक है, किया होगा। पुरुष अपने कार्य के दायित्व को पूरा करने के लिए नारी को घर में बांध कर रखा। पुरुष अपने सुख सुविधा, देखिए यहाँ पे आ गया बात, पुरुष अपने सुख सुविधा एवं भोग विलास के साधन मानकर नारी को देखना शुरू किया। उसको भूख मानकर यूज किया, सुविधा एवं भोग विलास के साधन मानकर नारी को देखना शुरू किया। यही बात नारी को बताएगा। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा अपने पत्नी को मार धार उसको अच्छे प्यार देना, ठीक है। हमें आपको राय देंगे, नारी को उपकार नहीं करना, उसको रुलाना नहीं चाहिए। समय समय पर होता है तो झगड़ा तो किसी के बीच में हो जाता है, लेकिन आप लोग उसमें बात फोर्स मत कीजिएगा, गलत मत मारिएगा। लेकिन थोड़ा स्त्री को भी ध्यान देना जरूरी है कि वह गलत बात ना बोले, चाहे गलत कोई काम ना करे किसी के साथ, अपना पति छोड़कर दूसरे को अपना, सब गलत बात है, ठीक है। चलिए उस सब बात छोड़िए। देखिए नारी बुद्धि से मंद और दुनिया से अनभिज्ञ होकर पुरुष पर आधारित रहे। इसके लिए पुरुष परिस्थिति की रचना की उसे कठपुतली बनाकर नाच नचाने के लिए मानसा बनाई। ऐसी धारणा से पुरुष और नारी के स्वरूप की परंपरा बनी। इसके लिए नारियाँ संघर्षशील है, ठीक है। तो आप लोग फिर हम लोग आगे बढ़ाकर देखते हैं। यहाँ पे और तक देखे थे, उसके बाद देखिए, और प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। अपने अस्तित्व पर संकट के बादल को मंडराते हुए देखकर अपने आप के लिए उनमें जागृति की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति सजग होकर पुरुषों को चुनौती के लिए अग्रसर, प्राचीनता की अनुभूति से प्रेरित होकर नारी सशक्तिकरण के लिए अग्रसर हुई है। यही बात बताया गया है।
नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो यही सवाल बताया गया कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। कृषि विकास जब चल रहा था ना, उसी समय से नारी पर स्वतंत्रता का बाधक बना, लेकिन कृषि विकास से पूर्व नारी के कार्य क्षेत्र को प्रभावित भी किया। वहीं से बात सब नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। ठीक है, चलिए शायद आपका लास्ट प्रश्न 8वां नंबर देखिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा। पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आपके 8 नंबर है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ओहो, स्टार देने में गलती हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है 8 नंबर। नर और नारी एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे। ये भी प्रश्न मोस्ट भी प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं कैसे, इसका आंसर चलिए उत्तर आगे हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर लिखिएगा। यहाँ पे नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह सार्गभीर्ते वाक्य पूरे निबंध का केंद्र है। इस वाक्य में निबंध का निचोड़ या निष्कर्ष भी कहा जाता है। नर और नारी के गुणों को अलग अलग कर पुरुषों ने जिस सामाजिक ढांचा का निर्माण किया है, उसमें वही विधाता बन बैठा है। पुरुष के जिसमें साहस, वीरता, शौर्य, अध्यावासी आदि गुण हैं, जो नारी के हिस्से में दया, माया, करुणा, सहिष्णुता और विरुद्ध आदि गुण हैं। पुरुष अपने गुणों को चलते नारी का स्वामी है, तो नारी अपने गुणों को चलते पुरुषों के पराधीनता जीने वाली उसकी सेविका है। ठीक है, उसकी सेविका है। चलिए आगे इसका और देख लेते हैं। यहाँ पे यह संसार, देखिए यहाँ पे यह संसार कर्म क्षेत्र है। स्त्री और पुरुष दोनों को अनेक कारणों और कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। नर हो या नारी, कर्तव्य निर्वाह के कारण उसे साहसी, वीर, कर्मठ, अध्यावासीय तो होना ही होगा। आधुनिक युग में नारी नर से किसी भी अर्थ में पीछे नहीं है। बात सही है, नारी अब नर से भी कोई पीछे नहीं है। आजकल देख रहे हैं कि ज़्यादा नौकरी स्त्री ही कर रही है, औरत ही नौकरी ज़्यादा कर रही है। क्या होगा, पुरुष का वैल्यू खत्म है भाई, नारी भी आपको बराबर तो है। ठीक है, चलिए उस सब बात छोड़िए, इसका आंसर आप लोग सटीक लिख दीजिएगा। आप लोग आंसर फुल पैक मिल जाएगा, फुल पैक, हाफ पैक नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आपका होगा लास्ट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इसका PDF नोट्स लेने के लिए मेरे दोस्तों टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा, और डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल ही जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए। अगर 7 बजे नहीं देखते हैं तो आप लोग शाम को भी देख सकते हैं, सुबह 12 बजे देख सकते हैं, रात को भी देख सकते हैं, 2 दिन बाद भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड डे। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा मेरे साथियों, क्योंकि आप लोग इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, पूरा देह दर्द कर रहा है आप लोगों को PDF नोट्स बनाने में। ओके बाय, गुड डे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा।